गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर मानव भूगोल का। बीए सेकेंड ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं इसमें, जो आपका सेकेंड पेपर है। ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और उसकी प्रकृति। ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मानव भूगोल देखिए, भूगोल पृथ्वी के उच्चावच का अध्ययन करना या पृथ्वी के अध्ययन करने को ही भूगोल कहा जाता है सिंपल सी भाषा में। लेकिन अगर इसके जो है परिभाषाओं के ऊपर बात की जाए तो ज्योग्राफी जो सबलाइन साइंस टॉल्मी ने कहा था, हुच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अर्थ इन द हेवन। उसने कहा था कि भूगोल एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखता है। और विद्वानों ने कहा है कि आसपास के वातावरण का अध्ययन करना ही भूगोल है, पर्यावरण का अध्ययन करना ही भूगोल है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी। लेकिन प्रारंभिक काल में क्या था, भूगोल को केवल और केवल क्या समझा जाता था, प्रकृति का अध्ययन करना। प्रकृति में जो हमको पहाड़, पठार, नदियां, मैदान और इसके अलावा जो उच्चावच दिखाई देता है, इसका अध्ययन करना ही भूगोल माना जाता था, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना और खगोलीय, जल, वायु, जलवायु, इन सभी का अध्ययन करना भूगोल को माना जाता था। लेकिन आने वाले समय में विद्वान आते गए और उन्होंने इसमें जो है मानवीय हस्तक्षेप को भी माना कि मानवीय हस्तक्षेप भी भूगोल में कई प्रकार से इसमें सम्मिलित है। तो इसके बाद 19वीं शताब्दी में भूगोल को दो शाखाओं में बांट दिया गया। और वो दो शाखाएं कौन सी थी? भूगोल की दूसरी शाखा का नाम पड़ा मानव भूगोल। इससे पहले भूगोल हमने आपको बीए फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि भूगोल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कक्षा 11 और कक्षा 12 जो आप पढ़ के आए हैं। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा भौतिक भूगोल और कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा मानव भूगोल। ये दोनों ही भूगोल के दो प्रकार हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, जब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था भौतिक भूगोल, पढ़ा था आपने फिजिकल ज्योग्राफी, और अब आप पढ़ रहे हो मानव भूगोल। तो ये दो ही शाखाएं हैं भूगोल की। भूगोल की दूसरी शाखा जो है, आपने भौतिक भूगोल जो पढ़ा था, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल में आपने पढ़ा होगा, इसमें स्थलमंडल आपने पढ़ा होगा, जलमंडल आपने पढ़ा होगा और वायुमंडल इसमें आपने पढ़ा होगा। ये तीन इसमें मुख्य चीजें हैं। इसके अलावा कुछ भाग इसमें जैव मंडल का भी ले लिया जाता है, बायोज्योग्राफी, जैव मंडल। ये मुख्यतः 3-4 चीजें मिलकर के भौतिक भूगोल का निर्माण करती है। भौतिक भूगोल में केवल ये 4 ही चीजें हैं। स्थल मंडल में स्थल के अंदर और स्थल के ऊपर जितने भी गतिविधियां होती हैं उसको शामिल किया जाता है, लेकिन वो मानव से रिलेशन नहीं होनी चाहिए उसका। जलमंडल में जल के अंदर जितने भी सागर, महासागर, झील, नदियां वगैरह सब। वायुमंडल में पृथ्वी के ऊपर के जो वायुमंडल पाया जाता है, कौन कौन सी परतें पाई जाती है, किस तरीके से मौसम बनता है, किस तरीके से वर्षा होती है, उन सभी का अध्ययन। और इन सभी में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो भी प्राकृतिक हो, और पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन जैवमंडल के अंतर्गत किया जाता है। इसमें मुख्यतः पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह आता है। लेकिन अब मानव भूगोल में क्या आता है? भूगोल तो यह है, मानव भूगोल एक नवीन शाखा है। मानव भूगोल में हम मानवीय क्रियाकलापों का संबंध स्थापित करते हैं। किससे? प्राकृतिक पर्यावरण से। प्राकृतिक पर्यावरण से मानवीय क्रियाकलापों का संबंध स्थापित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इसमें आप आर्थिक भूगोल पढ़ोगे, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीति भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जनजातीय भूगोल, प्रजाति भूगोल, सांख्यिकी भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, दार्शनिक भूगोल,
जैव भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और इसके अलावा जितने भी भूगोल है, जितने भी भूगोल के अलावा जितने भी विषय होते हैं, उन सभी विषयों के आगे अगर आप भूगोल लगा दोगे तो एक अलग चैप्टर बन जाएगा और उसको मानव भूगोल के संदर्भ में पढ़ेंगे। कक्षा 12 की किताब में आपने देखा होगा, कविता के माध्यम से बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है, यह मानव पर्यावरण संबंधों को बताता है, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन, उद्योग जो लगाए जाते हैं, परिवहन, व्यापार, संचार इसमें आते हैं। तो ये इस कविता के माध्यम से इसको समझाया गया है कि बेहतरीन कविता के माध्यम से इसमें किन किन चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है, उन सभी चीजों को इसमें बतलाया गया है। अब हम देख लेते हैं मानव भूगोल का आपका जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी गई है और इसकी प्रकृति कैसी है, उद्देश्य क्या है और इसके विषय क्षेत्र क्या है, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, इसको आप चाहो तो उतार लीजिए। अब देखिए, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ रहे हैं वनस्पति। क्या पढ़ रहे हैं हम? वनस्पति। हम वनस्पति पढ़ रहे हैं तो आपसे मैं पूछता हूं कि ये किस में पढ़ेंगे हम? मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे या भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे? बताइए आप। इस वनस्पति को हम पढ़ेंगे तो मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे या भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे? इस वनस्पति को हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल, क्योंकि वनस्पति प्राकृतिक होती है, जितनी भी वनस्पति है सब प्राकृतिक है। पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। तो वनस्पति का जब हम अध्ययन करेंगे तो वनस्पति कैसी हो जाएगी? फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगी। लेकिन अब देखिए मानव भूगोल कैसे आता है। लेकिन मानव ने कुछ पेड़ पौधों को छांट कर अपनी इच्छा के अनुसार उनको उगाया, उनसे उत्पादन किया और उनका व्यापार किया, उसको बेचा। तो मानवीय हस्तक्षेप इसमें हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? मानवीय हस्तक्षेप जब इसमें हो जाता है तो वो मानव भूगोल का पार्ट बन जाता है। जैसे इस वनस्पति में जितनी भी वनस्पतियां हैं, जो जंगली वनस्पति जंगलों में उगती है या प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास उगती है, वो सब भौतिक भूगोल का पार्ट है। लेकिन हम उसमें से कुछ वनस्पतियों को छांटकर हमारे उपयोग के लिए, बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए उनको उपयोग करते हैं। तो वो कैसी हो जाती है? जैसे मान लीजिए हमने गेहूं की फसल ली, चावल लिया, गन्ना, जूट या फलों के बागान, इमारती लकड़ी वगैरह, जितने भी पेड़ पौधे जो मानव खुद उगाता है उनको, वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? इनका मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आपने फिजिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ा होगा, इन सभी का अध्ययन उसमें नहीं आया था, ठीक है। और इनका वनस्पति भूगोल आपके उसमें थोड़ा सा चैप्टर नहीं था वनस्पति के बारे में, लेकिन विश्व की वनस्पतियां भी इसमें पढ़ते हैं हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ते हैं सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, वो भौतिक भूगोल का पार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा एक मैं आपको पूछता हूं कि जीव जंतु किसका पार्ट है? अगर हम जीव जंतुओं का अध्ययन करें, जीव जंतु भौतिक भूगोल का पार्ट है, जंगली जीव जंतु जितने भी है। लेकिन मानव ने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ जीव जंतुओं को, चाहे वो जंगली हो चाहे जंगली नहीं हो, उनको अपने पालतू बनाया और पालतू बना करके उनसे दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त किया और उनका व्यापार किया। तो वो क्या हो गया? वो हो गया मानव भूगोल का पार्ट। जितने भी जीव जंतु हैं सब भौतिक भूगोल में, लेकिन मानव ने कुछ छांट लिए, इसमें जैसे कुत्ता, गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, इन सभी को मानव ने छांट लिया और छांट करके इनसे फिर क्या किया मानव ने? इनसे जो है मांस, चमड़ा, दूध, ऊन वगैरह इनसे प्राप्त किया और उनका व्यापार किया। तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत समाविष्ट है। समझ में आ रहा होगा आपके? चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं इसी तरीके से एक और उदाहरण आप देख सकते हो, बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये भी। जैसे नदी,
नदी हम पढ़ते हैं तो नदी को हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। प्राकृतिक रूप से नदियां प्राकृतिक रूप से होती है, ऊपर किसी पहाड़ से निकलेगी, ग्लेशियर से निकलेगी या फिर किसी झील से निकलेगी तो नदी प्राकृतिक रूप से बहेगी, अपना रास्ता भी खुद ही बनाती है, मानवीय हस्तक्षेप होता है। लेकिन मानव इसमें हस्तक्षेप करके उसके ऊपर बांध बना देता है, तो वो बांध किस में काम आएगा? मानव भूगोल का चैप्टर है वो बांध, मानव भूगोल में उसको पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी बांध को नहीं पढ़ेंगे हम। इसी तरीके से उसी नदी से मानव ने एक नहर निकाल दी, किसी दूसरे क्षेत्र में ले गया उसको, तो उस नहर को हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषा, टॉपिक डाल लीजिए आप, मानव भूगोल की परिभाषा। डेफिनेशंस। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है, जिसमें मैंने आपको पिछले जो लेक्चर हमने दिया था सिलेबस वाला, उसमें आपको मैंने कुछ विद्वानों के नाम बताए थे। उन विद्वानों को आपको याद करना जरूरी है। तो विद्वान बार बार में आएंगे, अपने लगभग हर चैप्टर में विद्वान आएंगे वो, तो हो आपको इजीली उनका नाम याद हो जाएगा। तो उन विद्वानों के नाम आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले आपको रेटजेल महोदय है, फ्रेडरिक रेटजेल। ये तो याद रखना ही रखना है, क्यों? क्योंकि ये तो इसका पिता है, पापा जी है। ये तो मानव भूगोल के पापा जी कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। कहाँ के हैं? जर्मनी के। मानव भूगोल के पापा जी फ्रेडरिक रेटजेल। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं, भौतिक भूगोल के पापा जी कौन है? भौतिक भूगोल के जनक कौन है? भौतिक भूगोल के जनक है पोसिडोनियस। ध्यान रखना इसको, पोसिडोनियस। और भूगोल का जनक तो आपको मालूम होगा ही, भूगोल का जनक हिकेटियस है। पोसिडोनियस किसके हैं? भौतिक भूगोल के। मानव भूगोल के कौन है? ये महोदय। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, जर्मनी के हैं ये। सबसे पहले मानव भूगोल को सही संदर्भों में इन्हीं ने समझाया था, और जर्मन विचारधारा भी चली थी। ये निश्चयवादी है, हम पढ़ेंगे निश्चयवादी, नियतिवादी, संभववादी वगैरह। तो ये निश्चयवादी विद्वान है। और ये जर्मनी के होने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आप लिख लीजिए, एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऐसे लिखना, ठीक है। एंथ्रोपो ज्योग्राफी नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। हिंदी में लिख दो इधर, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लीजिए, एंथ्रोपो ज्योग्राफी। इस पुस्तक को इन्होंने 3 खंडों में लिखा था। 3 खंडों में ये पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी, जिसके तीसरे खंड में, कौन से खंड में? तीसरे खंड में। अच्छा, ये कब प्रकाशित हुई थी ये भी लिख लीजिए आप, 1882 से 1882 से 82 से 92, इसके बीच में ये तीनों पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की थी। 1882 से 1892 में एंथ्रोपो ज्योग्राफी में ये लिखते हैं कि मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या लिखते हैं? मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। लिख लीजिए इसको, इसकी इनके अनुसार परिभाषा लिख लीजिए आप। मानव भूगोल, 2 परिभाषाएं इनकी। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संबंधों का संश्लेषित
अध्ययन है। जब भी आप किसी का परिभाषाएं लिखें तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको बंद कर देना है। और एक परिभाषा इन्होंने लिखी है, दूसरी परिभाषा, वो भी लिख लीजिए आप। मानव भूगोल के दृश्य मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण में समाहित है। वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। ये दो परिभाषाएं इन्होंने दी है। देखिए, आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जा सकता है ये कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए रेड जेल के अनुसार। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आपको उसके लिए ये प्रश्न में आपको ये जवाब देना है। ठीक है। इसी तरीके से आपको बड़ा प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विविध तथ्यों का अध्ययन कीजिए, तब भी आपको परिभाषा देनी है। ठीक है। और परिभाषा अगर आप रेड जेल के हिसाब से देंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि फ्रेडरिक रेड जेल मानव भूगोल के पिता है। अब इसके बाद बात कर ली जाएगा, बैठा देता हूं मैं इसको। इसके बाद दूसरे प्रमुख विद्वान हैं जीन ब्रुंश। जीन ब्रुंश ये फ्रांस के विद्वान हैं, फ्रांसीसी विद्वान हैं। फ्रांस की कौन सी विचारधारा थी? फ्रांस की विचारधारा कौन सी थी? फ्रांस की विचारधारा संभववाद वाली विचारधारा। ठीक है। संभववाद वाली विचारधारा में इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम भी लिख लीजिए आप, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल, इनकी पुस्तक का नाम है मानव भूगोल। और ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1920 में। जीन ब्रुंश फ्रांसीसी विद्वान, ह्यूमन ज्योग्राफी, 1920 में अपनी पुस्तक में क्या परिभाषा देते हैं, लिखिए। वे समस्त भूदृश्य जो या जिनमें लिखिए, वे समस्त भूदृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है, मानवीय क्रियाएं काम करती है, हमारी पृथ्वी के तल पर हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं।
और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों को भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। ध्यान रखना, जीन ब्रुंच ये विद्वान जो है ये फ्रांस के हैं। आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा जो भी आएंगे इसके बाद, उनका नाम है विडाल डी लाब्लांश, पॉल विडाल डी लाब्लांश। ये भी फ्रांस के हैं, उनके शिष्य हैं जीन ब्रुंच। ये भी फ्रांसीसी विचारधारा है, संभववाद से अपने विचार रखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, वे समस्त भूदृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है, यानी कि हमको दिखाई देने वाले, चारों ओर दिखाई देने वाले वे सभी दृश्य, सभी भूदृश्य जिनमें कौन काम करता है, मानवीय क्रियाएं। ये देखिए संभववादी विचारक है, इसलिए ये मानव के हस्तक्षेप को ज्यादा महत्व देते हैं। तो जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष दृश्य होते हैं। देखिए आप कहीं भी चले जाइए जहां पे आपको मानव दिखाई ना दे, या मानव दूर दूर तक मानव का वहां से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको या तो बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा, जैसे प्रकृति, जैसे हम जाएंगे प्रकृति की गोद में, कई झरनों के किनारे जाएंगे, कई नदियों के किनारे जाएंगे, कई खूबसूरत पेड़ों के किनारे जाएंगे, तो वहां पे हम जाके देखेंगे तो एक अलग ही नजारा नजर आता है। लेकिन एक सांस्कृतिक भूदृश्य में जाओ जहां पे आपको कई प्रकार के लोग दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई देंगे, मकान दिखाई देंगे ऊंचे ऊंचे, इसके अलावा सड़कें दिखाई देगी, नालियां दिखाई देगी, वो एक अलग प्रकार का दृश्य दिखाई देगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि वे पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को, इस प्रकार के जो विशेष तथ्य हैं जो हमारी पृथ्वी पर मानवीय क्रियाओं वाले होते हैं, उनके अध्ययन को ही क्या कहते हैं, मानव भूगोल। किसके अनुसार, जीन ब्रुंच के अनुसार। जीन ब्रुंच के अनुसार मानव भूगोल उनको कहते हैं। ठीक है, ये उतार लीजिए आप। जीन ब्रुंच फ्रांसीसी विद्वान है, अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में 1920 में इन्होंने परिभाषा दी थी। इसके बाद लिखिए आप एलन चर्चिल सैंपल, एक इंपॉर्टेंट विदुषी है ये कहां की है आप सभी को मालूम होगा। इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी है मानव भूगोल के संबंध में। ये भी रेड जेल की शिष्या है और अमेरिकी विदुषी है, ये महिला है, एलन चर्चिल सैंपल, ऐसी सैंपल के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखिए, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, ऐसी सैंपल भी कहते हैं इनको। 1911 अमेरिका। इनकी पुस्तक का नाम है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरमेंट। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंट अपनी पुस्तक है इनकी पुस्तक में इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी थी कि ये मुख्यतः निश्चयवादी विचारक है, नियतिवादी विचारक है, प्रकृति का ज्यादा प्रभाव मानती मानव पर है। तो ये बताती थी कि जहां पहाड़ के किनारे लोग रहेंगे वहां उन लोगों के पैर जो है लोहे की तरह मजबूत रहेंगे,
समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की भुजाएं बाहें ये मजबूत रहेगी, और उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि गर्म जलवायु में रहने वाले लोगों की बुद्धि जो है मोटी होती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंध में रहने वाले लोगों की बुद्धि जो है कुशाग्र होती है। इस तरीके से इन्होंने मानव पर प्रकृति का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव बताया था, और मानव को प्रकृति का दास भी बताया था। क्या बताया था इन्होंने? मानव मोम के पुतले की तरह है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है। मोम का पुतला का मतलब क्या है कि अगर गर्मी पड़ेगी तो पिघल जाएगा, सर्दी पड़ेगी तो ठोस हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने बताया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, मानव प्रकृति के सामने असहाय है, कुछ नहीं कर सकता, और मानव प्रकृति का शिशु है। इस तरीके से भी इन्होंने बताया था। तो एक बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। इनकी परिभाषा क्या है? मानव भूगोल अस्थायी लिख लीजिए या अस्थिर लिख लीजिए। अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव। अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक का मतलब आपसी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर दीजिए। फ्रेडरिक नेटजल की शिष्या अमेरिकी विदुषी कुमारी एलन चेम्पुर 1911 में अपनी पुस्तक में लिखती है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में लिखती है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी गतिशील है, घूर्णन गति करती है ना। ब्रह्मांड में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो स्थिर हो, सब अस्थिर है। जो स्थायी हो सब अस्थायी है, यानी कि सब अपनी जगह से घूमती रहती है। तो अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव को भी इन्होंने चंचल माना है। देखिए प्रारंभ में जब ये रेटजेल से प्रभावित थी तब इन्होंने क्या माना था? तब इन्होंने माना था कि मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है, मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है। लेकिन बाद में इन्होंने जब मानव का हस्तक्षेप प्रकृति के सामने देखा तो इन्होंने भी स्वीकार किया कि मनुष्य भी क्रियाशील है, मनुष्य को क्रियाशील मानव इन्होंने माना। तो इन्होंने उसका निचोड़ करके अपनी परिभाषा में दिया है कि अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव को यहाँ पे चंचल कहा है इन्होंने। यानी कि जैसे प्रारंभ में इन्हीं का उदाहरण है, प्रारंभ में मानव ने जमीन में से पानी निकालने के लिए खुदाई की, फिर उसको कुएं का आकार दिया। कुएं के आकार के बाद मानव ने उसी पानी को निकालने के लिए हेडपंप लगाया। हेडपंप लगाने के बाद मानव ने क्या इस्तेमाल किया? नलकूप का इस्तेमाल किया, और वर्तमान में मानव ने इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल कर लिया है, बटन दबाते ही पानी। तो मानव क्या है? चंचल है। मानव क्रियाशील है, परिवर्तनशील है। तो इन दोनों के बीच, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच के जो संबंध है, पारस्परिक परिवर्तनशील जो संबंध है, पहले भी जमीन में से पानी निकलता था, पानी अब भी निकलता है, लेकिन पहले निकालने का तरीका अलग था, अब निकालने का तरीका अलग है। तो वो परिवर्तन हो गया ना। उन्हीं परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन को क्या कहा है इन्होंने? मानव भूगोल कहा है। ठीक है। इसके बाद विडाल डी लाब्लांश के अनुसार देखते हैं, चारों जो विद्वान मैंने आपको बताए हैं, रेटजेल, ब्रुंश और सैंपल, और इसके बाद अब हम देखेंगे विडाल डी लाब्लांश को। ये चारों विद्वान तो आप रटे लेना, इनकी पुस्तकों के नाम भी मैंने आपको लिख दिए हैं। ये पुस्तकों के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, यही नहीं आपको हर जगह ये दिखाई देंगे। ठीक है। तो
तो आप इन सभी की पुस्तकों के नाम, पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष और इनका कहाँ ये पैदा हुए थे वहाँ उनको भी आप ध्यान में रखना, कहाँ के हैं ये रहने वाले। अब लिखिए आप पॉल विडाल डी लाप्लांश। कहाँ के हैं ये? फ्रांस। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है, कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है ये यूजीसी नेट के एग्जाम में, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। 1911। स्पेलिंग देख लेना, अगर गलत हो तो सही कर लेना, सही हो तो सही रहने देना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1911 विडाल डी लाप्लांश ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमें ये क्या लिखते हैं, थोड़ी सी इनकी लंबी परिभाषा है, आपको याद हो तो याद रख लेना, नहीं हो तो आपकी 3-4 जो परिभाषा हमने लिखी है वो काफी है, ठीक है। देखिए इनकी परिभाषा, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक पृथ्वी और मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। एक नया विचार देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का, पारस्परिक लिख लीजिए, आपसी संबंधों का लिख लीजिए, आपसी संबंधों का अधिक ज्ञान समाविष्ट होता है। बहुत आसान परिभाषा है, अगर इसको देखा जाए तो थोड़ी सी लंबी की है इन्होंने। इनकी परिभाषाएं जो है फ्रांसीसी फ्रेंच में है, फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है उनमें है, इसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए ये क्लिष्ट शब्द इसमें थोड़े से, बाकी बहुत आसान है। देखिए, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को नया विचार देता है। किस किसके? पृथ्वी और मानव के, बिल्कुल सेम वही बात है। हम मानव भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? पर्यावरण का संबंध मानव से करेंगे। पर्यावरण को यहाँ पर पृथ्वी दिया गया है, वातावरण या पर्यावरण, पृथ्वी और किसके? मानव के पारस्परिक आपसी संबंधों को कौन सा विचार देता है? नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियम जैसे भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह और दिन रात का निकलना, ये सारे नियम, और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव यानी कि हम मानव,
के आपसी संबंधों का अधिक ज्ञान समाविष्ट है। कहने का मतलब एक ही है, मानव और पर्यावरण के संबंधों को बतलाने वाले भूगोल को क्या कहते हैं? मानव भूगोल। मानव पर्यावरण के संबंधों को बतलाने वाले भूगोल, मानव और पर्यावरण के संबंधों को स्थापित करने वाले ज्ञान को मानव भूगोल कहा जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन अपने अपने शब्दों में अलग अलग विद्वानों ने जो बात कही है, हमको वैसा का वैसा ही इसको याद करके और वैसा ही लिखेंगे, तभी जो है हम नंबर ला सकते हैं। बाकी हमको समझने के लिए इतना सा ज्ञान काफी है कि मानव और पर्यावरण के संबंध, आपसी संबंधों को जो भूगोल दर्शाता है, जो भूगोल बताता है, उसको मानव भूगोल कहते हैं। और एक सिंपल सी परिभाषा लिख लीजिए अब, जो मैं आपको बात कर रहा था। ये चारों विद्वान आपको याद रखने हैं। पॉल विडाल डी लाब्लांश की पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी 1911, रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपो ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जीन ब्रुंच की है, एलन चर्चिल सैंपल की इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। ये तीनों चारों की पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। इनके प्रकाशन वर्ष का भी आपको नाम याद रखना है, कौन से सन में कौन सी प्रकाशित हुई, कहाँ कहाँ के विद्वान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद डिकेन और पिट्स, दो विद्वान हैं ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। डिकेन और पिट्स इंग्लैंड के हैं। ये इन्होंने एक परिभाषा दी है, बहुत सिंपल परिभाषा दी है, जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि विद्वानों ने अलग अलग अपने अपनी लैंग्वेज में जो बात की है, लेकिन इन्होंने एक लाइन में ही पूरी मानव भूगोल को समझा दिया। क्या बोला इन्होंने? मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट या शामिल किया जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा दी है इन्होंने। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। बहुत आसान शब्दों में इन्होंने समझा दिया, जिसको समझाने के लिए रेडजेल और विडाल डी लाब्लांश को 4-4 लाइनें लगी, उन्होंने एक ही लाइन में इनको समझा दिया कि मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट अध्ययन ही मानव भूगोल है। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम आप लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है विद्वान, इंपॉर्टेंट वो 4 ही है। इसके अलावा हंटिंगटन महोदय ने भी परिभाषा दी है, लेकिन आपको ये 4 ही काफी है। 5 परिभाषाएं हमने लिख ली है टोटल में। अगर आप बड़ा प्रश्न आता है कि मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विशेषता और प्रकृति को समझाइए, तो आपको इनमें से 2 या 3 परिभाषाएं लिखनी है जो आपको याद हो सके। एक प्रश्न भी आ सकता है रेडजेल के अनुसार, विडाल डी लाब्लांश के अनुसार, कुमारी सैंपल के अनुसार या जीन ब्रुंच के अनुसार। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए 1 नंबर के प्रश्न में। तो ठीक है, इतना आप लिख देंगे। इसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति लिखिए आप। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये अब मानव भूगोल की परिभाषाएं ये पूरी हो गई है। इसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं मानव भूगोल की प्रकृति और उद्देश्यों का। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, क्यों मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए आप, मानव भूगोल की प्रकृति या उद्देश्य।
एम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, मानव भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन क्यों किया जाता है और ये मानव भूगोल के कब, क्यों और कैसे, इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए मानव भूगोल के उद्देश्यों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे जीन ब्रुंस ने कहा है, जीन ब्रुंस ने क्या कहा है? जीन ब्रुंस ने कहा है कि जिस प्रकार इतिहास में समय का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति शास्त्र में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जंतु शास्त्र या प्राणी शास्त्र में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो उसके पर्यावरण से है। जीन ब्रुंस ने इसकी प्रकृति समझाने की कोशिश की, तो इसको आप लिखिए। जीन ब्रुंस के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? मूल्यों का, कीमत का, इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। अर्थशास्त्र में मूल्यों का, प्राणी शास्त्र में जीव जंतुओं का, वनस्पति शास्त्र में पेड़ पौधों का, इतिहास में समय का और समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार मानव भूगोल में मानव और उसके वातावरण के साथ, वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देख लिए, मिटा देते हैं इसको।
इसके बाद लिखिए जीन ब्रुंस के अनुसार ही जीन ब्रुंस के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति का मानव भूगोल की प्रकृति का केंद्रीय स्थान वह है जहां प्रकृति का केंद्रीय स्थान वह है जहां मानवीय क्रियाएं या क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। उसमें क्या, क्यों और कैसे इन प्रश्नों का जवाब, इन प्रश्नों का हल ढूंढा जाता है। ठीक है, जीन ब्रुंस ने क्या कहा है, मानव भूगोल की प्रकृति में केंद्रीय स्थान कौन सा है, वो स्थान जहां मानवीय क्रियाकलाप जो है संपन्न होते हैं। मानवीय क्रियाकलाप जहां संपन्न होते हैं वहां देखा जाता है कि उसमें क्या है, क्यों वो संपन्न हो रहे हैं और कैसे संपन्न हो रहे हैं। इन प्रश्नों का जवाब इनमें ढूंढा जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। मानव भूगोल की प्रकृति जीन ब्रुंस के अनुसार वहां है, वहां उसका केंद्रीय स्थान होता है जब मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। जैसे मानवीय क्रियाकलाप, जैसे कृषि है, ये बाग दिखाई देते हैं आपको, चारों तरफ खेत दिखाई देते हैं, वहां मानवीय क्रियाकलाप आपको दिखाई देते हैं। मानव पौधा रोपण करता है, बीज डालता है, काटता है, छांटता है, पानी देता है, ये सब मानवीय क्रियाकलाप है। तो वहां वो केंद्रीय स्थान हुआ उसका, मानव भूगोल का। तो वहां केंद्रीय स्थान होने के बाद वहां कब इसका जो है बीज डाला गया, क्यों डाला गया और ये कैसे संपन्न हो रहा है ये सारा काम, तो इसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। इसके बाद लिखिए अगला बिंदु बना करके लिखोगे तो आप आसान रहेगा आपको याद करना। मिटा देता हूं इसको। इसके बाद देखिए विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन, विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन और प्रादेशिक संगठनों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। बिंदु बना के लिखिएगा इसको। विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन और प्रादेशिक संगठनों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। पारिस्थितिकी समायोजन किसको बोलते हैं? अनुकूलन, आपने सुना होगा एक शब्द, उसी को बोलते हैं। पारिस्थितिकी समायोजन से तात्पर्य पारिस्थितिकी समायोजन से तात्पर्य मानव द्वारा स्वयं को वातावरण के अनुसार
वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने से है और प्रादेशिक संगठन, दो शब्द आए इसमें, पारिस्थितिकी समायोजन और प्रादेशिक संगठन। प्रादेशिक संगठन से तात्पर्य मानव द्वारा किसी प्रदेश की जनसंख्या और संसाधनों की उपयोगिता से है। देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी का भी। इसके बाद जो मैंने आपको कविता बताई थी उस कविता को भी लिख लीजिए आप। मानव भूगोल क्या है क्या नहीं है समझ में आ जाएगा आपको। मानव भूगोल की प्रकृति में ही लिख लेना इसको। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यह मानव पर्यावरण संबंधों को बताता है। कृषि, व्यवसाय, पशुपालन, उद्योग जो लगाए जाते हैं परिवहन, संचार और व्यापार इसमें आते हैं। देखिए इसमें उद्योग आ गए हैं, औद्योगिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, संचार, परिवहन भूगोल, कृषि, व्यवसाय, मानव और पर्यावरण संबंध और मानवीय तथ्य, ये अलग अलग चीजें आ गई इसमें, तो ध्यान देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।